अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब लिसनर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सल्फाइड के एपिसोड नंबर 8 हम शुरू करते हैं। मैं दुआ कर रही हूँ महरू कि मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए ताकि मैं अंकल पर ज़्यादा बोझ ना बनूँ। महरू से मिलने घर आई थी। दोनों ने एक साथ MSc के लिए 3-4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया था। तुम जहाँ एडमिशन लोगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हानी, फिक्र ना करो, महरू ने उसे दिलासा दिया था। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन PU मुझे अच्छी लगती है, बस दुआ करो मैं वहाँ चली जाऊँ। बहुत बड़ी है, मैंने सर्च किया था नेट पर, इतनी बड़ी है कि इंसान वहाँ जाकर गुम हो जाए। वो न जाने किस एहसास के तहत खोई खोई से लहजे में कह रही है। क्या ऑल्फर बोल रही हो हानी, 1000 दफ़ा कहा है कि ऐसी बातें ना किया करो, आसिया बेगम ने सख्त लहजे में डांटा। बस आंटी ये ऐसे ही करती है, मेरा हौसला है, मैं इसे झेलती हूँ, महरू शरारत से मुस्कुराई। बस बस अब मिल जाओ दोनों, सारी गलती मेरी ही है। वो नाराज हो गई थी, जबकि महरू उसके मुंह बनाने पर हंसती थी। वो प्लेग्राउंड बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था जब मोबाइल पर आने वाली कॉल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। कौन है ये रविश, तंग किया जा रहा है? आरजे ने बड़बड़ाते हुए गुस्से से मोबाइल जेब से निकाला और स्क्रीन पर उभरने वाला नाम देखकर जुबान दांतों तले दबानी। हाय बड़ी डैड, कैसे हैं आप? वो जिया जबील को बड़ी डैड कहकर पुकारता था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं एकदम फिट हूँ। कैसे याद किया आपने? आरजे हैरान था। तुम्हारा BBA मुकम्मल हो गया है ना? उन्होंने पूछा। जी हो गया मुकम्मल। तो तुम लंदन चले जाओ या फिर अमेरिका या शाम के पास। मैं चाहता हूँ तुम MBA करो और फिर बिजनेस में मेरा साथ दो। तुम हशाम को तो अच्छे से जानते हो, उसे बिजनेस में दिलचस्पी नहीं। वो तुम्हारे पापा की तरह गद्दी पर बैठेगा, सियासत करेगा और लोगों की खिदमत करेगा। उन्होंने साफ साफ अपनी बात मुकम्मल की थी। आरजे के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी फैली थी। बड़े डैड, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं वही काम करता हूँ जो मेरा दिल चाहे, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़कर अभी तो नहीं जाने वाला। अलबत्ता अगर कुछ माह में मेरा मूड बदल गया तो आपको बता दूंगा। लेकिन तुम्हें अब, वो कुछ कहना चाहते थे। डैड मेरा मैच है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो उनकी बात सुने बिना फोन बंद कर चुका था। क्या मुसीबत है यार, क्यों पीछे पड़ रहे हैं मेरे? जीने क्यों नहीं देते? आरजे ने बड़बड़ाते हुए मोबाइल ऑफ किया था। देखो आसिया, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जुबैदा आपा आज फिर उनके घर हाजिर थी। हानम को कुछ गैर मामूली सा महसूस हो रहा था। ये फिर आ गए लोगों की बुराइयां करने, माँ ने नागवारी से कहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हानम का दिल न जाने क्यों डर रहा था। जी जी आपा बोले, आसिया बेगम ने मुतवज्जा होते हुए कहा था। अरे शुक्र अदा करो आसिया, मैं तुम्हारी बेटी यानी अपनी हानि के लिए रिश्ता लाई हूँ। हानम तो उनकी बात सुनकर थक से रह गई थी। रिश्ता? लेकिन मैंने तो आपसे नहीं कहा था। आसिया बेगम हैरान थी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि शुक्र अदा करो, घर बैठे ही अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। शायद अल्लाह को यतीम बच्ची पर तरस आ गया, इसीलिए खुद ही रास्ता आसान कर दिया। जुबैदा आपा की बात सुनकर हानम के अंदर छन से कुछ टूटा था। यतीमी और गुर्बत उनके लिए काली बनकर रह गई थी। लगता है ये उस दिन वाली इज्जत भूल गई हैं, आज दोबारा करनी पड़ेगी। महम ने रिसाला एक तरफ रखा और बेड से नीचे उतर जूते पहनते हुए कहा था। मैं कुछ समझी नहीं आपा, किसका रिश्ता? तारिक को जानती हो ना, ये जो दूसरी गली में रहता, उसका रिश्ता लाई हूँ। उसके घर वाले दिलो जान से कबूल करने को तैयार हैं अपनी बच्ची को। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तारिक मोहल्ले का सबसे बदनाम लड़का है, आप उसके लिए मेरी हानि का रिश्ता? आसिया बेगम तो सदमे से तंग रह गई थी, जबकि तारिक का नाम सुनकर हानम का दिमाग घुमा था। वो एक इंतहाई घटिया किस्म का लड़का था। वो जब भी कॉलेज और अकेडमी जाती थी अक्सर चौक पर खड़ा मिलता था, पान चबाता, गंदे दांत। हानम को उसे देखकर घिन आती थी, वो उसे देखकर मुंह छुपा लेती थी। अरे क्या हो गया, देखा भाला लड़का है, और वैसे भी कौन लेता है आजकल गरीब और यतीम की बेटी का रिश्ता। वो तो भला हो उस तारिक का जो उसने खुद रिश्ते की बात की है। कितने पैसे दिए हैं उस लफंगे ने आपको जो आप यहाँ उसका रिश्ता लेने आ गई? शक्ल देखी है उसने अपनी? मेरा बस चले ना तो जूती मारूं उसके मुंह पर। वहाँ जुबैदा आपा के सामने एकदम फट पड़ी थी। जबान संभाल कर बात करो लड़की, अपनी औकात देखी है तुम लोगों ने? घर आई रहमत को ठुकरा रहे हो। जुबैदा आपा तो भड़क उठी थी। हम लोग अपनी औकात अच्छे से जानते हैं, औकात तो आप दिखाने आई हैं। अपने 4 पैसे लेकर दीन ईमान बेचकर एक घटिया लड़के को नेक और शरीफ बना रही हैं। वहाँ का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। ऐसा ही कुछ हाल हानम का भी, लेकिन वो शौक थी। महम तुम चुप करो और अंदर जाओ। देखिए जुबैदा आपा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है अपनी बेटियों की, और ना ही मुझे ये रिश्ता कबूल है।
जब करना होगा मैं आपको बता दूंगी। आसिया बेगम की बात सुनकर हानम की रूह तक सुकून उतर गया था। अरे शादी न सही मंगनी तो कर लो, सहारा होगा एक। वैसे भी अकेली लड़कियों का यूं बाहर आना जाना अच्छा नहीं होता। उन्होंने हानम के कॉलेज और शाम को अकेडमी जाने पर ताना मारा था। आप उठिए और निकले अभी हमारे घर से, हमें कोई मंगनी शंगनी नहीं करनी। वहां ने आगे बढ़कर बाहर का दरवाजा खोला था। जुबैदा आपा का मुंह इस इज्जत अफसाई पर गुस्से से सुर्ख हो गया था। अच्छा नहीं किया तुमने आसिया, बहुत बुरा किया, वो आसिया बेगम से कह रही थी। अपने घर जाकर सोचिएगा अच्छा या बुरा, बस हमारे घर से जाएं। मोहम के कहने पर वो उन सबको और खासकर हानम को जो अभी कमरे से बाहर निकली थी घूरती जा चुकी थी। पता नहीं कैसे कैसे लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। दरवाज़ा बंद करके महा बड़बड़ाती वापस कमरे में चली गई थी, जबकि हानम ने आसिया बेगम को गहरी सोच में डूबा देखकर एक ठंडी आह भरी थी। या अल्लाह पाक रहम कर हम पर अपना, वो नम आंखों से दुआ कर रही थी। यार आरजे, आजकल मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। मिकी आरजे के पास बैठा कह रहा था। किसी नई लड़की पर दिल आ गया क्या? आरजे ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। नहीं, एक पुरानी है, बस दिल करता है वो मिल जाए कहीं से। उसे हासिल करने की तलब बढ़ गई है। और आरजे ने मिक्की की बात पर कहका लगाया था। तुम पागल हो गए हो मिक्की, एक मिडिल क्लास लड़की जो बकौल तुम्हारी जाहिल सी है, उसके लिए मर रहे हो। आरजे ने उसका मजाक उड़ाया। यार जाहिल तो वाकई है, इसीलिए तो कभी मिलने नहीं आई मुझसे, और अरसा हो गया कभी बात नहीं की। लेकिन फिर भी दिलकश बहुत है। मिकी ने उसकी तस्वीर को सहन में लाते हुए कहा, जो उसने अपनी कज़न के मोबाइल में देखी थी। अगर इतनी दिलकश है तो जाओ ना, घर का पता ढूंढो और उठा कर ले आओ उसे। आरजे ने फिर कहका लगाया था। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, मिकी खबासत से हंसा था। यार वैसे मेरा तो उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, तुम तो बड़े दिल वाले हो। भाभी को छोड़ दिया या निकाह करके? मिकी ने एक आंख दबाते हुए कहा था। वैसे मानना पड़ेगा यार, मोबाइल तो उसके पास बटनों वाला था। मगरूर, तौबा तौबा। आरजे खालिद जाहिलाना किस्म के अंदाज में बोला था, बिल्कुल मिक्की वाला अंदाज। आरजे को अच्छे से याद था कि हानम के पास स्मार्टफोन नहीं था। उसके पास सुनकर मिक्की का छत फाड़ कहा गुंजा था। ओके यार, टॉपिक चेंज करो, दिमाग ना खराब करो। ये किसकी जस्तजू रखती है उलझनों में मुझे? वो कौन है जो मुझे मिल नहीं रहा मुझ में? एक पल के अंदर वो वापस आरजे बन गया था, जैसे किसी चीज़ से ना फर्क पड़ता था और ना किसी चीज़ में ये दिलचस्पी थी। लेकिन न जाने क्यों हानम के जिक्र पर उसे अजीब सी बेचैनी हुई थी। और मिक्की को कभी कभी हैरत होती थी कि आरजे में हानम का मजाक कैसे उड़ा लेता था उसके साथ मिलकर। हालांकि उसने कभी किसी लड़की को मौजूए गुफ्तगू नहीं बनाया था। आरजे ने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर धुआं फिजा में उछाला था, जबकि मिक्की ने मोबाइल निकालकर दोबारा से वो नंबर मिलाया था जो उसने कुछ अर्सा पहले पेरिस के रेस्टोरेंट में मिलाया था, जो बन जा रहा था। लेकिन खिलाफ मामूल इस वक्त उस नंबर पर बैल जा रही थी। जुबैदा आपा की बातों ने हानम को परेशानी में डाल दिया था। न जाने क्यों उसका दिल डर रहा था। अभी भी वो नमाज पढ़कर दुआ मांग कर उठी थी, जबकि मोबाइल पर होने वाली बीप ने उसे मुतवज्जा किया था। जब वो नमाज पढ़ रही थी तब फ़ोन भी आया था, लेकिन उसने गौर नहीं किया। अभी तक नाराज़ हो जाना। नंबर और मैसेज देखकर हानम का चेहरा सुर्ख हुआ था। अभी कल ही उसने उस मोबाइल में अपनी पुरानी सिम डाली थी। उसे कुछ नंबरों की ज़रूरत थी जो उसने नई सिम में कॉपी किए थे, और आज उसे फिर मैसेज आ गया था। हानम का दिल मज़ीद बुरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वो शख्स उसकी जान छोड़ दे। खुदा से डर है इब्ने आदम, खुदा से डर। कांपते हाथों और नम आंखों से हानम ने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया था, और फिर मोबाइल बंद करने के बाद वो एक बार फिर से रो दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके अल्फाज दूसरी जानिब मौजूद शख्स को अंदर तक झंझोड़ गए थे। हमदान साहब का फ़ोन आया था। न जाने इस बार आसिया बेगम खुद पर जब्त नहीं रख पाई थी, और उन्होंने रोते हुए तारिक के मुतालिक सब कुछ हमदान को बता दिया था। वो अकेली औरत थक गई थी हालात का मुकाबला करते करते। तारिक ने धमकी दी थी कि शादी तो वो हानम से ही करेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। आसिया बेगम को रोता देखकर सेठ हमदान का पारा हाई हुआ था। उनका दिल कर रहा था कि वो अभी उस लड़के को शूट कर दें। आसिया रोए नहीं और मेरी बात गौर से सुने। जब तक मैं हूँ ना, कोई तुम लोगों को कुछ नहीं कह सकता। आप कब तक साथ देंगे हमारा? इस बात का भी लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं, आसिया बेगम ने दुखी लहजे में बताया। मैं हमेशा साथ दूंगा, तुम बस ऐसा करो, मुझे साथ देने का हक दे दो।
मुझसे निकाह कर लो आसी, निकाह कर लो। जिस बात को करने के लिए वो इतने दिनों से अल्फाज ढूंढ रहे थे और बात करने की हिम्मत नहीं थी, वो आज ही के पल में कह गए थे। आसिया बेगम को लगा था कि उन्होंने कुछ गलत सुना हो। वो हैरत से मुंह खोले मोबाइल को देख रही थी जिससे हमदान की आवाज़ उतर रही थी। आपका दिमाग खराब हो गया है हमदान, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? आसिया बेगम भड़क उठी थी। उनका भड़कना भी बचा था। अपने ऑफिस में बैठे हमदान ने परेशानी से चेहरे पर हाथ फेरा था। मेरी बात सुनो आसिया, ये वक्त बहस करने का नहीं है, हमदान ने उसे समझाना चाहा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आपने सोचा भी कैसे? आसिया बेगम रुहान सी हो गई थी। वो जानती थी हमारा माशरा किस कदर मुनाफिक है। ग़ज़वा मूता से वापसी का मंजर है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजाहिदीन की वापसी की खबरें सुन रही हैं। अपने प्यारे शौहर हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं। अपने बच्चों को भी तैयार कर लिया है। दूर से आहट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब ये देखती हैं कि ये हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं बल्कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदाज़े से ही समझ जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी के हमसफ़र, हिजरत के साथी और प्यारे शौहर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे बिछड़ चुके हैं। यही मामला हमारे माशरे में होता तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पूरी ज़िंदगी बच्चों के साथ तन्हा हालात का मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरबियत याफ्ता सहाबा कराम का वसी दौर था। एक मुसलमान बेवा को कैसे इन हालात और जज्बात के धक्के खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता? यार गार गैर अम्बिया में सबसे ज़्यादा अफसल शख्स यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें अपनी ज़ौजियत में ले लिया और बच्चों को बाप जैसी घनी शफ़क़त और मोहब्बत मैसर आ गई। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा भी अता फरमा दिया। फिर कुछ अरसे बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल दिलवाया। 2 दफ़ा बेवा होना हमारे तंग नज़र माशरे के लिए तो अनहोनी बात है। वो गैरतमंदाने जनान उन बातों से नावाकिफ़ थे। मुसलमान औरत को फ़ौरन माशरती धारे की ज़िंदगी में हम आहंगी कर लिया जाता था ताकि उसे तनहा नफ्सियाती और जज्बाती जंग न लड़नी पड़ जाए। इस दफ़ा आगे बढ़ने वाले गैरत के पैकर कोई और नहीं बल्कि शेर खुदा अबू तराब फातिह खैबर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई भी थे, लेकिन आपने सिर्फ भतीजों की कफ़ालत ही नहीं बल्कि फ़र्जंदाने अबू बकर को भी उसी मोहब्बत से पाला जैसे अपने भतीजों को पाला। ये कैसा माशरा था जो ऐसी औरत के हकूक़ का भी मुहाफ़िज़ था? ये सुन के रश्क आता है। हम सहाबा कराम के दौर में पैदा होने की ख्वाहिश भी करते हैं, उन जैसे बनना भी चाहते हैं, लेकिन जब नफ्स पर जोर आए तो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। बेवा और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना ऐसा माशरे में रचा बसा काम था कि इसके लिए कोई तकरीर करने, कोई मुहिम चलाने, कोई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारा माशरा और हमारे रवैये एक और पाकीज़ा सहाबिया हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल सामने है। पहला निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खूबसूरत थी और इस जोड़ी की मोहब्बत अरब में मिसाल बन गई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन मोहब्बत में आकर उनसे अहद करवा लिया कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में वफ़ात पा गया तो आप दूसरा निकाह नहीं करेंगी। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ अरसे बाद शहीद हो गए। लेकिन उस माशरे में बेवा खातून को तन्हा छोड़ने की मिसाल सय्युरुल अक़ल थी, इसलिए बड़ों के समझाने पर आप निकाह सानी के लिए राज़ी हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपके चचाजाद भाई भी थे, उन्होंने हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने निकाह में लिया। कुछ अरसे बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शहीद हो गए। इद्दत पूरी होने के बाद अशरा मुबशरा सहाबी हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा और अब हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके निकाह में आ गई। कुछ अरसे बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी जाम शहादत नोश किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मशहूर हो गया कि जिसे शहादत की तमन्ना हो वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर ले। इसी मुनासिबत से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुहदा की ज़ौजा कहा जाता था। इस हसीन मिसाल का माशरे से मुकाबला करें। कैसा खुले दिल वाला माशरा था और हमारा माशरा कैसा तंग नज़र और घुटन का शिकार है। ऐसा माशरा जहाँ बेवा को तन्हा हालात का मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिन मुश्किलात और मसाइब के पहाड़ मर्दों की नज़रों और दूसरी औरतों के साथ ये ख़वातीन ज़िंदगी गुजारती हैं, माशरा उनसे जीने का हक़ सल्ब कर लेता है। वो ये तमाम वाक़यात सोच कर अफसरदा सी खामोशी इख्तियार कर गई थी, जिसे हमदान ने अच्छी तरह भांप कर बात बदली और मुखातिब हुए। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी हानी बेटी से बात करवाओ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। हमदान ने बात बदलते हुए कहा। वो चाहते थे कि आसिया इस बात का फ़ैसला सोच समझ कर करे
किसी के दबाव में आकर नहीं। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आसिया बेगम ने फ़ोन हानम को पकड़ा दिया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपने लिस्ट चेक की? फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है। अब ये बताओ, वाकई आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं? वो संजीदा से पूछ रहे थे, जबकि हानम तो दंग रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई मेरिट पर पूरी उतरी है। कितनी ही पल वो खुशी से कुछ बोल नहीं पाई थी। बोले हानी बेटा, वो पूछ रहे थे। जी जी अंकल, मुझे उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। अब मुझे क्या करना होगा? वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात से पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस आपको कल तैयार रहना है, 12 बजे के करीब मैं लेने आऊँगा, फिर आपके एडमिशन के लिए चलेंगे। वो अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर चुके थे, जबकि हानम का दिल खुशी से उड़ रहा था। वो एक पल में जैसे सारे दुख भूल गई थी। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि हारना है जॉर्डन। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? एंथनी सिर पर हाथ रखे अफसोस से सामने बैठे जॉर्डन से कह रहा था। हर बार सिर पर खून क्यों सवार रहता है तुम्हारे? अच्छे भले ठीक जा रहे थे, अचानक तुम्हें हुआ क्या था? मुझे नहीं पता एंथनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या था। अचानक वो हॉस्पिटल वाली लड़की, वो कहता कहता अचानक चुप हो गया था। लड़की? कौन सी लड़की? देखो जॉर्डन, अगर किसी लड़की का चक्कर है तो अभी ख़त्म कर दो। ये लड़कियां मर्दों को कमज़ोर बना देती हैं। एंथनी ने उसे समझाया। कोई चक्कर नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कुछ। वो चीखा था। इससे पहले एंथनी कुछ कहता, जॉर्डन के मोबाइल पर आने वाली कॉल ने उसे मुतवज्जा किया था। हेलो मिस्टर जॉर्डन, कहाँ हैं आप? आपकी मदर की हालत बहुत नाजुक है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप कुछ देर तक पैसे लेकर ना पहुँचे तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे और उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर जॉर्डन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। आप ऑपरेशन की तैयारी करें डॉक्टर, मैं बस पहुँच रहा हूँ। वो एक झटके से खड़ा हुआ। मुझे पैसे चाहिए एंथनी, मॉम का ऑपरेशन है और लाजमी है। पैसों का जिक्र सुनकर एंथनी ने मुंह बनाया था। जो काम तुमने किया है ना, उसके बाद एक पैसा भी नहीं बनता तुम्हारा। मुझे पैसे चाहिए एंथनी, कहा ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि एंथनी डर के पीछे हुआ था। वो जॉर्डन के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था। तो कितने पैसे? एंथनी ने डरते डरते पूछा। जितने भी हैं सब दे दो, वो परेशान सा कह रहा था। कुछ देर बाद एंथनी ने पैसों का बैग उसके सामने रखा था। शाम को फाइट है जो तुम्हें हर हाल में जीतनी है, समझ गए ना तुम? एंथनी ने कहा था। हाँ समझ गया। जॉर्डन इस बात में सर हिलाता पैसे लेकर बाहर निकल गया था। आसिया बेगम को रात नींद नहीं आई थी। हमदान और तारिक की बातों ने उसका सुकून ख़त्म कर दिया। वह सारी रात जागती रही थी। कभी हानम का चेहरा देखती तो कभी तारिक का ख्यालों से झुंझे उठते था। मेरी हानि उस तारिक के लिए नहीं बनी, वो खुद से कह रही थी। और हमदान, उसने ऐसा सोचा भी कैसे? वो शादीशुदा है, एक बेटी का बाप है, फिर उसके जहन में ख्याल कैसे आया? हमदान की बातें उन्हें सुलगने पर मजबूर कर रही थी। सारी रात सोचते सोचते गुजर गई, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। हमें ये मोहल्ला छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन जाए कहाँ? सवाल उसे उलझा रहे थे। जब वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई तो खुदा के हुजूर खड़ी हो गई। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हमारा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई भी नहीं, हम पर रहम कर मालिक। वो न जाने कितनी देर दुआ मांगती रही थी। अल्लाह के हुजूर रोने और गिड़गिड़ाने से उसका दिल हल्का हो गया था। उसे यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करेगा, बेशक वो सुनने और जानने वाला है। जॉर्डन बेटा, तुम आ गए मेरे बच्चे। मार्था ने थोड़ी सी आंखें खोलकर जॉर्डन को देखा था, जो उसका हाथ थामे पास बैठा था। मॉम, आप ठीक हो जाएंगी, मैं पैसे ले आया हूँ। आपका ऑपरेशन होगा और फिर आप ठीक हो जाएंगी, जॉर्डन ने नम आंखों से कहा था और अपनी माँ का हाथ होंठों से लगाया था। नहीं, मैं अब और नहीं जी सकती। मॉम, ऐसी बातें मत करें, आपको जीना है, हमारे लिए, मेरे लिए, अपने जॉर्डन के लिए। वो रो दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्था ने अपनी टूटती सांसों के साथ कहा था। तुम्हारा डैड, मत नाम ले उस शख्स का मॉम, मुझे नफरत है उनसे। जॉर्डन ने उनकी बात काटी थी। उसके अंदर अपने बाप के जिक्र पर असलियत सी फैल गई थी। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता था और मुझसे भी। अगर वो प्यार करते थे तो वो छोड़कर ना जाते मॉम। जॉर्डन की आंखों से एक आंसू फिसलकर मार्था के हाथ पर गिरा था, जिसे उसने अपने हाथों में थाम रखा था। वो मजबूर था मेरे बच्चे, मजबूर था। तुम मेरे बाद उसके पास चले जाना, देखना वो तुम्हें अपना लेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मॉम, आपको मेरे लिए जीना है। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। जॉर्डन की आंखों में खून उतर आया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जॉर्डन,
तुम खुश रहोगे, मार्था ने उसे नसीहत की थी। ऑपरेशन का टाइम हो चुका है मिस्टर जॉर्डन, हमें इन्हें ले जाना होगा, डॉक्टर ने कहा था। जॉर्डन ने आगे बढ़कर अपनी माँ की पेशानी पर बोसा दिया था। मार्था ने शफीक से मुस्कुराहट लिए उसे देखा था और फिर डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। वो नम आंखों से अपनी कुल कायनात को जाते देख रहा था। उसके जाने के बाद जॉर्डन को याद आया था कि उसकी फाइट थी जो उसे किसी भी कीमत पर जीतनी थी। वो आंखों को साफ करते बाहर की तरफ बढ़ गया था। तो लिसनर्स, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे साथ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।